हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं 8th ऑफ फेब के करंट अफेयर। जैसा कि आप सबको पता है कि डेली करंट अफेयर की क्लास हमारी आती है टेलीग्राम के लिंक पर। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हमारा जो कंटेंट है वो उपस्थित है आपके पढ़ने के लिए, आपके नोट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बात करेंगे वो दिव्य कला मेले के बारे में बात करेंगे 2024 के लिए, जिसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो त्रिपुरा के अगरतला में किया जा रहा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और वहां पर दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में अगर आप देखेंगे तो 2022 से इसको स्टार्ट किया गया था। इस समय 14th नंबर का एडिशन चल रहा है। साथ में ही अगर मैं इस मेले के बारे में बात करूं तो 6 फरवरी को इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा और इसमें पूरे देश में हमारे जितने भी दिव्यांग जन हैं उनके द्वारा जो शिल्प का निर्माण किया जाता है या उनके द्वारा जो क्रिएटिविटी की जाती है उसका आयोजन किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा। और इसमें आप देखेंगे तो 60 से अधिक दिव्यांग कारीगर हैं और 18 हमारे देश के जो स्टेट और यूटी हैं वहां से रिलेटेड जो दिव्यांग जन है वो उपस्थित होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान के नए महाधिवक्ता के बारे में। ये कौन है? तो राजस्थान के एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्ति करी गई है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की। किसकी नियुक्ति करी गई है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की। इनके बारे में जरूर याद रखेंगे। अच्छा, अगर इस महाधिवक्ता के पद के बारे में बात करें तो हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में जानकारी मिलती है। राजस्थान के बारे में बात करें तो इसका गठन 1956 में हुआ था और 1956 में जब राजस्थान राज्य का गठन हुआ था तो उसके साथ में ही राजस्थान उच्च न्यायालय का और राजस्थान महाधिवक्ता के कार्यालय का भी स्थापना करा गया था। इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी 19वें महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कहाँ पर? तो राजस्थान में। और किसके द्वारा? तो राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, उनके द्वारा। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। उनके नाम के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ओके, हमने बात कर लिया अनुच्छेद 165 के बारे में जिसमें महाधिवक्ता के बारे में बताया जाता है। और अनुच्छेद 177 कहता है कि महाधिवक्ता राजस्थान विधानमंडल की जो कार्यवाही है उसमें भाग ले सकता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एडीबी, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड न्यूज है। तो भारत में एडीबी का कंट्री निदेशक किसको बनाया गया है? यानी कि भारत के लिए एडीबी के डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो इनका नाम है मेयो ओका। क्या नाम है इनका? मेयो ओका। और इनकी नियुक्ति करी गई है। किसी जगह करी गई है वो भी देख लेते हैं। तो इनकी नियुक्ति करी गई है ताकेवा कोनिशी की जगह। अच्छा, अगर हम एडीबी के बारे में बात करें तो हमारा जो एशिया प्रशांत महासागरीय क्षेत्र वाला जो एरिया है वहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक काम करता है डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। ओके, और इसमें आप देखेंगे तो 68 सदस्य इसमें अभी तक शामिल हैं। ओके, और इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1966 में इसकी स्थापना करी गई थी एडीबी की। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा से नियुक्ति करी गई है। इनका नाम क्या है? तो सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में इनकी दोबारा से नियुक्ति हुई है। इनका नाम है, जिसको स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनका नाम है नायब बुकेले। ओके, और इन्होंने जो हिंसक गिरोह वाली जो स्थिति वहां पर चल रही थी उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, काम किया, जिसकी वजह से अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा ये चुने गए हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं। आइए बात करते हैं सीडीएस के बारे में। हमारे देश के सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान जी हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक का अनावरण किया गया, यानी कि अनवील्ड किया गया एक पुस्तक, एक बुक। उसका नाम क्या है? तो एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी इस बुक का नाम है। जरूर याद रख लेंगे। साथ में ही कब किया गया है? तो देखो, एक डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है। कहाँ पर? तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल, जिसका नाम है कलाम एंड कवच। ये जो फेस्टिवल है ये चल रहा है पुणे में और इस फेस्टिवल के दौरान ही सीडीएस अनिल चौहान जी के द्वारा एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी इस पुस्तक का अनावरण किया गया है। जरूर याद रख लेंगे। साथ में ही अजय सिंह के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, रूस, गाजा, ताइवान, अ वर्ल्ड एट वॉर, है ना। तो इस बुक का भी अनावरण किया गया है कलाम एंड कवच डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल में, जो पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। डोनर के द्वारा उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो डोनर के द्वारा जो उत्तर पूर्व सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? देखो, डोनर के द्वारा जो उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इसका आयोजन किया गया। देखिए, एनडीए सरकार 2024 के बजट सत्र के दौरान किस चर्चा हेतु श्वेत पत्र लाएगी? देखो, ये जो बजट सत्र है वो
खत्म हो जाना था 9 फेब को, लेकिन श्वेत पत्र की वजह से इसको एक दिन बढ़ा दिया गया है और इसको 10th ऑफ फेब कर दिया गया है। ओके। अच्छा, जो एनडीए की सरकार है वो 2014 से पहले जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो उस समय कैसे कैसे आर्थिक कुप्रबंधन हुआ है इसके ऊपर श्वेत पत्र लेकर आएगी। तो जरूर याद रख लेंगे, आर्थिक कुप्रबंधन के ऊपर श्वेत पत्र लाया जाएगा 10 फरवरी को, और इसके लिए एक दिन का जो बजट सत्र है वो बढ़ा दिया गया है और इसको 10 फरवरी कर दिया गया है। क्लियर। और इसके तहत जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो एक तरीके से श्वेत पत्र के दौरान, इस दस्तावेज के दौरान जो एक तरीके से श्वेत पत्र होता है, सफेद रंग का इसका कवर होता है, उसके दौरान जो 2014 से पहले जो आर्थिक कुप्रबंधन था उसकी स्थिति को पेश करेंगी संसद में। क्लियर। फीफा विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी किस फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा करी जाएगी? तो तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा फीफा विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करी जाएगी। फीफा फुटबॉल कप, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2026 में होने वाले हैं, और इसके तहत 6 जून को 6 जून 2026 को कतर और भारत के बीच में जो मैच होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा इसकी मेजबानी करी जाएगी। क्लियर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की जो थीम है उसका अनावरण डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया है। हमारे देश के केंद्रीय जो मंत्री हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, और उनके द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम का अनावरण किया गया है। जो हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं वो हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव के बारे में बताया गया था, और उसकी याद में, इस थ्योरी की याद में हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और इस बार 2024 की थीम क्या है? तो थीम ली गई है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। भारत म्यांमार बॉर्डर पर कितने किलोमीटर पर फेंसिंग का निर्माण किया जाएगा? फेंसिंग क्या होती है? ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, जो लोहे की एक तरीके से तार लगा दिए जाते हैं उसको हम फेंसिंग कहते हैं, यानी एक तरीके से बाड़ा बना दिया जाएगा लोहे के कांटेदार तारों का। ठीक है, तो भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है उस पे इसको लगाया जाएगा। कितने किलोमीटर लगाया जाएगा इसके बारे में बात करी गई है अमित शाह जी के द्वारा, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1643 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जरूर याद रख लेंगे। और ये हमारे देश का जो ईस्टर्न वाला एरिया है, उत्तरी पूर्वी एरिया है, जिसमें जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड आता है, इन सबको मिलाकर यहाँ पर फेंसिंग करी जाएगी। क्लियर। और साथ में ही यहाँ पर हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम भी लगाया जाएगा। अच्छा, भारत और म्यांमार के जो लोग हैं वो 16 किलोमीटर के भीतर तक एक दूसरे के देश में जा सकते हैं बिना वीजा के, है ना। और 16 किलोमीटर के बाद क्या लगेगा? वीजा लगेगा। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। हाल ही में किस देश ने भारतीयों को बिना वीजा के एंट्री दिए जाने का निर्णय लिया है? तो ये काम किया गया ईरान के द्वारा। ईरान के द्वारा कुछ दिन पहले ये निर्णय लिया गया था कि 33 देशों को बिना वीजा के ईरान में एंट्री मिल सकती है, लेकिन सिर्फ 15 दिन के लिए। किसी भी व्यक्ति को, इन 33 देशों के किसी भी एक व्यक्ति को 6 महीने के भीतर 15 दिन के लिए ईरान में एंट्री मिल सकती है। ओके, तो ऐसी बात कही गई है ईरान के द्वारा, और ये घोषणा कब करी गई? 4 फरवरी को इसकी घोषणा कर दी गई है। क्लियर। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ में। तब तक टेक केयर। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। बाय बाय।